Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fourth lecture of electrochemistry for class 12th. In last lecture we have covered some question. In second question we have discussed that CuSO4 aqueous platinum का इलेक्ट्रोड है and find cathode and anode product. तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस पिछले लेक्चर में किया और उसके बारे में समझा और देखा कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन कैथोड प्रोडक्ट होगा और कौन एनोड प्रोडक्ट होगा बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो हम लोग इसको समझ चुके थे। जैसे CuSO4 एक्वस का मतलब क्या है बच्चों, Cu2+ में होगा, SO4 2- में होगा। ये जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो CuSO4 या कोई भी जो सॉल्ट होता है या कुछ ऐसा होता है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है ना। तो ये ब्रेक हो जाएगा तो Cu2+ में होगा और SO4 2- में होगा, यानी Cu2+ का क्या होना पड़ेगा, रिडक्शन होना पड़ेगा, और SO4 2- का क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। लेकिन साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे कि Cu2+ रिड्यूस होगा या वाटर रिड्यूस होगा, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, है ना। और SO4 2- ऑक्सीडाइज होगा या वाटर ऑक्सीडाइज होगा। वाटर तो दोनों होता है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इसी तरीके से समझते हैं। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेने का क्या मतलब था बच्चों, कि प्लेटिनम पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगला केस हो सकता हो आने वाले समय में ऐसा हो कि इलेक्ट्रोड भी इनर्ट मेटल का ना हो, मतलब उसका भी क्या हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सके, तब तीनों में कंपैरिजन होना पड़ेगा, कंपाउंड के आयंस में और वाटर में और इलेक्ट्रोड में, कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, कौन कैथोड प्रोडक्ट होगा, कौन एनोड प्रोडक्ट होगा। तो अभी इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा, ये आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इस केस में हमने क्या देखा था कि सल्फेट जो आयन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल 23 है और वाटर का 21 है। ये 21 और 7 दो बार लेते हैं। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो 21 नंबर वाला लेते हैं, भले ही वो नीचे है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे तो नीचे आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो 21 नंबर वाला वाटर लेते हैं, और जब रिडक्शन होता है तो 7 नंबर वाला वाटर लेते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसलिए एनोड पे हमेशा 21 नंबर वाला वाटर से कंपैरिजन करिएगा, ठीक है। और सल्फेट आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए कहाँ आता है, सल्फेट आयन आता है 23 नंबर पे। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। बार बार इसको देख करके रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस ध्यान से देखते जाइए, आपको आइडिया हो जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे। देखिए 21 जो नंबर वाला है वो कहाँ जाता है, एनोड पे जाता है ना। यहाँ पे रिड्यूस्ड इस फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन बच्चों इसमें कन्फ्यूज मत हुई है। ऑक्सीडाइज रिड्यूस में अगर हम बोलते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ टर्म्स को ज़्यादा सिंपल बना सकूँ। तो जब एनोड पे जाना होगा तो 21 नंबर वाला वाटर लेंगे, और जब कैथोड पे जाना होगा तो कौन सा वाटर लेंगे, 7 नंबर वाला। बात समझ में आ गई। और सल्फेट आयन देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, 21 के बाद ये कहाँ पे है, 23 पे। इसका मतलब ये क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 21 वाले जो है वाटर से ज़्यादा है, तो मतलब ये रिड्यूस होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। मतलब एनोड पे कौन जाएगा इन दोनों में, जो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, तो ये रिड्यूस ज़्यादा होना चाहता है, ये कम होना चाहता है, तो मतलब ये इससे अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, वाटर का। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये एनोड पर जा करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए तो इन दोनों में कौन जीत गया, वाटर। वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन गैस मिलती है ना। ये सीधी सी बात है, वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर ऑक्सीजन गैस मिलेगा, इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना। इतने टर्म में मत जाइए, सिर्फ इतना भी पता है आपको अभी तो इतना काफ़ी है कि वाटर जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा एनोड पे। एनोड पे हमको ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट ही तो फाइंड करना है, तो हमको अगर रिएक्शन नहीं भी पता है इतनी, बस इतना पता है, वैसे ये पता होना चाहिए बच्चों, है ना। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा कि सर ऐसा कैसे, तो आप लोग इतना तो ध्यान रख सकते हैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, आगे तो सब समझ में आना है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख सकते हैं कि जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जब ये एनोड पे जाता है तो ऑक्सीजन देता है, जब ये कैथोड पे जाता है तो क्या देता है हमको बच्चों, हाइड्रोजन गैस देता है। बात समझ में आया, बस इतना याद रह सकता है। एनोड पे जाएगा वाटर तो ऑक्सीजन गैस देगा, कैथोड पे जाएगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है बच्चों। और इस पर क्या था, अभी इस वाले में चले आए तो कॉपर 2+ आयन प्रेजेंट है, तो इसका ये कहाँ जाएगा, प्लस चार्ज है तो कैथोड पे जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने ना। वाटर भी कैथोड पे जाता है रिड्यूस होने, लेकिन इसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 16 नंबर पे आता है। देखिए कॉपर जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 16 नंबर पे, और कैथोड पे जाने वाला जो वाटर है वो 7 नंबर पे आता है। वो जो था 21 नंबर वाला वाटर वो कहाँ जाता था, एनोड पर, लेकिन कैथोड पर जाने वाला जहाँ पे रिडक्शन होगा वाटर का,
वो कौन से नंबर का वाटर लेंगे हम लोग? 7 नंबर का। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा सर 2 तरह का पानी होता है क्या? नहीं बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला वाटर अलग अलग होता है, वो वाटर नहीं अलग होता है, उसका पोटेंशियल अलग तरीके से मेज़र करते हैं, यही टेक्निकलिटी है इसकी, समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। वाटर एक ही है, लेकिन जब एनोड पे देखेंगे तो 21 नंबर वाला पानी लेना है, जब कैथोड पे देखेंगे तो 7 नंबर वाला पानी लेना है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, गोज़ टू कैथोड 7 नंबर, गोज़ टू एनोड 21 नंबर। अब देखिए Cu2 प्लस जो है 16 नंबर पे आ रहा है ना, और वाटर कितने पे है? 7 नंबर पे। तो इन दोनों में अब क्या होना है? Cu2 प्लस रिड्यूस होना चाहता है, वाटर भी रिड्यूस होना चाहता है, दोनों कैथोड पर जाना चाहते हैं, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कहाँ जाता है? कैथोड पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो कहाँ जाता है? एनोड पे। लेकिन इन दोनों में हमको कंपैरिजन एनोड का नहीं करना बच्चों। एनोड वाले कौन से होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका कंपैरिजन हम Cu2 प्लस का किसके लिए नहीं करेंगे? एनोड के लिए नहीं करेंगे। इसका कंपैरिजन हम सिर्फ और सिर्फ एनोड कैथोड के लिए करेंगे। वाटर का कंपैरिजन हम कैथोड और एनोड दोनों में करते हैं, ठीक है। अब इतना आप लोगों को टाइम दे करके समझा दिए, बहुत हो गया। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें और समझ में आ जाएगी, है ना। अभी ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बच्चों एकदम परेशान नहीं होइएगा, है ना। ये पढ़ लीजिए एक बार, है ना। ये सब चीज़ें हमने बता दी है आपको। चलिए बच्चों, अब इसी तरह का केस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने इस बार भी क्या लिया है? CuSO4 का ही एक्वस सोल्यूशन लिया है ना, लेकिन इस बार क्या ले लिया है? कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया है, मतलब कॉपर का भी कैथोड रहेगा, कॉपर का ही एनोड भी रहेगा। पिछले केस में क्या था? प्लेटिनम का ले रहे थे। तो प्लेटिनम जो है ना ही ऑक्सीडाइज होता है ना ही रिड्यूस होता है, उसका इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है जब भी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना। तो उसका कोई भी हमको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं मिलता है प्लेटिनम का। लेकिन जब कॉपर आ गया ना, तो कॉपर भी क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। तो ये खुद इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोड की ही ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की किसी केस में दिखेगी, है ना। बात समझ में आ गई? पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है कि वहाँ पे भी CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन था, मतलब वाटर था, और Cu2 प्लस आयन था, SO4 2 माइनस आयन था। और यहाँ पे बस क्या है बच्चों, उस केस में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था और यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ एसेंस निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है Cu इज़ नॉट इनर्ट, इट इज़ अ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब ये खुद पार्टिसिपेट करेगा, कैथोड या एनोड पर ये जा सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एक तरफ एनोड हाफ लिखते हैं, एक तरफ कैथोड हाफ लिखते हैं ना। बात समझ में आ रहा है? कैथोड हाफ रिएक्शन, मतलब हाफ रिएक्शन कहाँ पे? एनोड की। हाफ रिएक्शन कहाँ की? कैथोड की। दोनों मिला करके ही तो हमारी कंप्लीट रिएक्शन बनती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से बाद में समझ लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझिए कि कॉपर का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हम देखेंगे इसमें, है ना। देखिए एनोड पर क्या होगा? कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज कौन है? सल्फेट आयन है ना। और वाटर भी क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब Cu यहाँ पे क्यों ले लिए हैं बच्चों? क्योंकि Cu भी बोल रहा है एक्टिव मेटल है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो सकता है? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए होगा किसका तीनों में? हम जानते हैं जब भी ऑक्सीडेशन देखते हैं तो 21 नंबर वाला वाटर लेते हैं, और सल्फेट आयन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कितना नंबरिंग होता है? 23। और कॉपर का कितना होता है? 16। हमने देखा है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपको हमने बार बार ये चीज़ दिखाई है, देखिए, ठीक है। 16 नंबर पे कौन है? कॉपर। ये मत कन्फ्यूज होइएगा बच्चों, Cu2 प्लस आयन लिखा है सर, वहाँ कॉपर लिखा है, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना है, नहीं होना। हम लोग को सिंपल चीज़ देखना है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं फंसना है। तो 16 नंबर पे कौन है? कॉपर। 21 नंबर पे कौन है? वाटर। और 23 नंबर पे कौन है? सल्फेट आयन। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो तो कहाँ जाना चाहेगा? क्या रिड्यूस होने? कैथोड पर। लेकिन हमको कहाँ कंपेरिजन करना है? ये माइनस चार्ज है ना, तो एनोड पर देखना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, वही क्या होगा? जा करके एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना, उतने ही अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर देता है। बात समझ में आया? तो अब देखिए 23 नंबर, 21 नंबर और किस में बच्चों? 16 नंबर में। किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है? 16 नंबर वाले का सबसे कम है ना। देखिए तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहाँ जाएगा? एनोड पर। बात समझ में आ रही? Cu2 प्लस नहीं जाएगा इस बार,
इस बार कौन जाएगा, कॉपर जाएगा, ठीक है ना। कॉपर को हम लोग ध्यान रखेंगे कि 16 नंबर पे था, इसलिए क्या होगा, एनोड पर जा करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, एनोड पर जाकर क्या करेगा बच्चों, एनोड जो होती है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, तो Cu जो है एनोड पर जाएगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा और खुद क्या हो जाएगा, Cu2+ बना लेगा। बात समझ में आ रही है ना। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आयंस में से निकल के Cu जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रॉड थी वो कॉपर की बनी हुई है ना। अगर वो आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट होता तो Cu2+ फॉर्म में होता। ये Cu लिखने का मतलब क्या है कि इस कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड में से जो कॉपर है वो एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके खुद Cu2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में आ जा रहा है। इसका पूरा मतलब ये हुआ बच्चों। बात समझ में आई, कन्फ्यूजन नहीं ना कोई। इसका मैंने कैथोड प्रोडक्ट या एनोड प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्टली समझाया होता तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ऐसे समझिए कि ये जो कॉपर की रॉड है, जो उसमें से मतलब ये एनोड था, है ना। अब ये कॉपर जो है उसमें रॉड में से निकल के कहाँ आएगा, सोल्यूशन में आएगा और क्या बनाएगा, Cu2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ देगा अपना। बात समझ में आई, नो कन्फ्यूजन। अब आ जाइए कैथोड पे। कैथोड पे कौन जाएगा बच्चों, ये जो Cu2+ सोल्यूशन में पड़ा है ना, Cu2+, CuSO4 का ही सोल्यूशन लिया है तो उसमें कौन रहेगा, Cu+2 आयन भी तो रहेंगे सोल्यूशन में। अब ये Cu2+ आयन क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, यानी कैथोड पर जाना चाहेगा। कॉपर क्या होना चाह रहा था, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा था और Cu2+ बनाना चाह रहा था। उसी सोल्यूशन में Cu2+ क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। कहाँ पे जाके, कैथोड से निकल के एनोड पर जाना चाहेगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों, अभी मैं इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, है ना। बस थोड़े से मेरे टर्म्स पे ध्यान दीजिए। कॉपर की रॉड से कॉपर निकल करके Cu2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में गया। अब यही Cu2+ आयन जो है ये कहाँ जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है। क्या करेगा, कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग कंपैरिजन तो कर लें कि कौन कैथोड पर जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, Cu2+ है जिसका 16 नंबर होता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। वाटर जो रिड्यूस होता है उसका 7 नंबर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है और कॉपर का भी 16, तो बात एक ही है। तो इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे ना, क्योंकि रिड्यूस कौन होगा, जो कि +2 में होगा। ये तो +2 में नहीं है तो इसको रिड्यूस नहीं देखना है। इसको ऑक्सीडाइज देख सकते हैं, कॉपर Cu से 2+ में आ सकता है, लेकिन कॉपर और रिड्यूस होकर के 2- में चला जाए ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना। तो इस वाले को हम लेंगे कहाँ पे, कैथोड पर। तो ये किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। रिडक्शन वाला वाटर का 7 ही नंबर का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो 16 नंबर वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी है मैंने रिएक्शन से। Cu2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जा करके कैथोड पर लेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड प्रोडक्ट भी कॉपर हो गया, एनोड प्रोडक्ट भी क्या हो गया, कॉपर हो गया। यानी एनोड से, इसका एनोड प्रोडक्ट का मतलब क्या है बच्चों, कि एनोड से कॉपर जो है निकल रहा है। मतलब वो एनोड प्रोडक्ट का मतलब हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा कि कुछ भी हो रहा है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वो कॉपर का हो रहा है। बात समझ में आई। कैथोड प्रोडक्ट मतलब कैथोड पर, एनोड प्रोडक्ट का मतलब एनोड पर जाकर के कॉपर डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इस बार एनोड से कॉपर निकल के आ रहा है Cu2+ के फॉर्म में, ठीक है ना बच्चों। तो प्रोडक्ट मतलब आप लोग हमेशा ये कन्फ्यूज मत हुआ करिए कि वहाँ पे जा करके रॉड पे डिपॉजिट ही हो जाना, नहीं, कुछ ना कुछ उस आयन या उस एलिमेंट के साथ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पर होना ही उसको प्रोडक्ट बनाता है। तो एनोड प्रोडक्ट होने के लिए क्या था कि कॉपर के साथ कुछ हुआ उस एनोड प्लेट पे, तो एनोड प्लेट का कॉपर निकल के सॉल्यूशन में Cu2+ के फॉर्म में आया। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अगर आपके समझ में आ जाती तो आप समझिए एकदम बेस्ट माइंड रखते हैं बच्चों, है ना। इस चीज़ को ऐसे कोई नहीं समझाता, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दिया हूँ। अब क्रिस्टल क्लियर करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो अब कन्फ्यूज नहीं होना है कि आगे कई बार हम लोग देखेंगे ना ये सब एकदम आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि कॉपर का ही हमने कैथोड लिया था और कॉपर का ही एनोड लिया था। मतलब एनोड भी कॉपर है, कैथोड भी कॉपर है, कॉपर का ही दोनों रॉड है। तो कॉपर के रॉड से कॉपर निकल के कहाँ आ रहा है, सोल्यूशन में Cu2+ के फॉर्म में। अब Cu2+ के फॉर्म से वो कहाँ चला जा रहा है, कैथोड पे, यानी कि एनोड से निकला सोल्यूशन में गया और कैथोड पर चला गया। जब एनोड से निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया था, प्लस चार्ज था, और जब कैथोड पर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर फिर से बना लिया। तो सर कॉपर लिए और कॉपर बन गया तो फ़ायदा क्या हुआ, यही बच्चों फ़ायदा है। अभी बात आपको क्रिस्टल क्लियर होगी जब मैं ये डायग्राम से आप लोगों को इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। हियर कॉपर इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स कॉपर।
सोल्यूशन क्या करेगा, Cu2+ करेगा, कॉपर मत करिएगा इसको, Cu2+ करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए, अब मेन पार्ट हम लोग का स्टार्ट होता है। इसमें इतना आप लोगों को बोलने का ज़रूरत था हमें, है ना, नहीं बताते हैं इतनी बातें तो शायद आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आती। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जब हम कोई मेटल बनाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम लोग मेटलर्जी या आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कुछ भी ऐसा करते हैं, जो भी आप लोग जो टर्म समझते हो। जैसे मेटल की प्योरिटी चाहते हैं ना, कि पूरा का पूरा प्योर मेटल मिल जाए, तो हम लोग के पास कई प्रोसेस होते हैं। जब हम लोग मेटलर्जी 12th में ही पढ़ेंगे तो देखेंगे कई प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन सारे प्रोसेस में इतना प्योर मेटल नहीं मिल पाता है जितना कि हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो पूरा का पूरा क्या होता है, प्योर हो जाता है वो मेटल। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों ना, देखिए वी यूज दिस मेथड इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इफ़ वी वांट मोस्ट प्योर कॉपर मेटल। अगर हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए हमने जनरली कॉपर को, मतलब मेटल को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और वो 80% ही प्योरिटी दे रहा है, तो उतना अच्छा नहीं है ना बच्चों, है ना, या 90% दे रहा है, या 95% दे रहा है, 100% नहीं दे रहा ना बच्चों प्योरिटी। कोई भी मेथड से हम प्योर करें तो उतना प्योरिटी नहीं मिल पाएगी जितना इस मेथड से होती है। तो कॉपर हमने इम्प्योर मेटल लिया। अब देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 97% टू 100% हमको प्योरिटी मिल जाती है। कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है ना, लगभग 100% आप मान के चलिए कि प्योर हो जाता है। होता क्या है कि हम लोग इम्प्योर मेटल को कहाँ लगाते हैं, एनोड पर, और प्योर मेटल को कहाँ लगाते हैं, कॉपर की कैथोड पर, है ना। यानी ये मोटा होगा, बहुत ही ज़्यादा मेटल होगा, हमने एक साइड लगा लिया, और एक पतली सी रॉड मतलब कैथोड की लगा ली, इसको कैथोड बना लिया, इसको एनोड बना लिया। यानी कि ये क्या है, देखिए ये समझ में आ गया, ये सोल्यूशन लिया, ये थिक कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये थिन कॉपर की इलेक्ट्रोड है, दोनों कॉपर का ही है, लेकिन ये क्या है, इम्प्योर है, और ये क्या है, हम लोग चलिए प्योर लगा लीजिए या इम्प्योर लगा लीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन प्योर ही लगाइए, ठीक है। ये क्या है, इम्प्योर है, इसको प्योर करना है। मतलब किसी भी मेटल को प्योर करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। ध्यान से एकदम समझिए बच्चों, जहाँ आप लोग का कंसंट्रेशन टूटे वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करिए बच्चों, ठीक है। ये मोटी रॉड है, इम्प्योर है, ये पतली रॉड है, प्योर है, ये कैथोड है, ये एनोड है, लेकिन सर बैटरी कहाँ है, तो इसी डायग्राम को यहाँ समझिए अब, है ना। देखिए, ये पतली रॉड थी, ये मोटी रॉड थी, ये एनोड है, ये कैथोड है, दोनों कॉपर का बना है। इसमें CuSO4 का सोल्यूशन है। CuSO4 का सोल्यूशन क्यों डालते हैं, ताकि बस कंडक्शन हो सके, थोड़ा सा डालना है, ठीक है ना बच्चों। देखिए होता क्या है अभी हमने बताया ना, एनोड पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे छोड़ करके Cu2+ के फॉर्म में क्या निकलेगा, कॉपर का आयन 2+ निकलेगा। तो सोल्यूशन में क्या निकला, Cu2+ आयन कहाँ से निकला, इस वाले इलेक्ट्रोड से निकला, यानी कि एनोड से निकला। अब यही Cu2+ आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो इम्प्योर कॉपर था वो पूरा का पूरा किस में बदल गया, प्योर कॉपर में बदल गया। यानी कि जो मोटी वाली हमने रॉड ली है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और जो पतली वाली रॉड दी है वो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब मोटी हो जाएगी। यानी कि यहाँ से निकल के मेटल यहाँ आ रहा है, मतलब हमने कॉपर ही लिया था, कॉपर ही मिल रहा है। यही हमने बोला था ना कि देखो बच्चों, हमने एनोड पर कॉपर ही लिया है और कैथोड पे लास्ट में हमको कॉपर ही मिल रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो था इम्प्योर कॉपर था, और ये जो है प्योर कॉपर का मेटल हमने पा लिया कहाँ पर, कैथोड पर। बात आप लोग को अब 100% समझ में आई होगी कि सर इतनी देर से कन्फ्यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आप लोग को 100% कन्फर्म हो गया। एक बार और देखिए, एनोड कैथोड, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे बनेगा, Cu2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा। और कैथोड एनोड प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, कॉपर को बोलेंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब Cu2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में है, यही Cu2+ क्या करेगा, अब यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर में बदलेगा, और कैथोड प्रोडक्ट भी कौन हो जाएगा, कॉपर। यानी एनोड प्रोडक्ट भी कॉपर है, कैथोड प्रोडक्ट भी कॉपर है। लेकिन हो क्या रहा है कि एनोड से कॉपर निकल के कैथोड पर जा रहा है, यही पूरा का पूरा हुआ। और इस दौरान मेटल में, कॉपर में 100% प्योरिटी आ गई। इसी को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई, प्योर मेटल हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब पाते हैं, ऑब्टेन करते हैं। बात समझ में आ गया डायग्राम से आप लोगों को। अगर 100% चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो बच्चों लिख दीजिएगा सर इस चीज़ को और समझाइए, है ना। देखिए, इम्प्योर कॉपर जो है 97% कॉपर और 3% इम्प्योरिटी होगी इसमें। इस वाले जो रॉड मोटी वाली ली थी हमने,
एनोड पर, उसमें लगभग 97% मान लीजिए प्योरिटी थी, किसी तरह से हमने किया, बहुत प्योर हो गया, लेकिन 97% प्योरिटी हुई, 3% इम्प्योरिटी रह गई। अब 3% को और प्योर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक साइड क्या लगा दिया, हमने इम्प्योर मेटल लगाया, एक साइड प्योर लगाया कॉपर का ही। अब इम्प्योर से प्योर की तरफ 100% प्योरिटी हमको मिल गई। बात समझ में आ गई आपको? तो 100% प्योरिटी पाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिए, इसलिए ले लिए कि आगे आपके कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी कई क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। कॉपर मूव फ्रॉम थिकर इलेक्ट्रोड टू थिनर इलेक्ट्रोड, समझ गए हम लोग, थिकर से कहाँ जा रहा है, ये थिक था, यहाँ से यहाँ जा रहा है, वही डायग्राम इसको कंप्लीट यहाँ किया है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, थिकर से थिनर जा रहा है। दैट इट कैन गेट 100% प्योरिटी बाई गिविंग इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली। लगातार हम लोग कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी देते जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, इम्प्योर से प्योर बनता जा रहा है, और रेसिड्यू जो बच गया यहाँ पे वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा रेसिड्यू जो इम्प्योरिटी होगी। बात अच्छे से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? नहीं समझ में आया तो एक बार और बैक करके आप लोग देखिए, भागिए नहीं बच्चों, ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत आपके डाउट्स क्लियर हो जाना, तो इससे बेहतरीन चैप्टर हमको तो नहीं लगता कि कोई है अभी के लिए फ़िलहाल। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। अब देखिए हम लोग कितना आसान हो जाएगा, अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4, NaCl एक्वस डाइल्यूटेड प्लेटिनम, इसका मतलब क्या है, NaCl का हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मतलब Na+ टूटेगा और Cl- में टूटेगा। एक्वस मतलब पानी भी है साथ में, डाइल्यूटेड मतलब कम मात्रा में क्या है, NaCl है ना, ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी है। बात समझ में आ गई? प्लेटिनम का मतलब प्लेटिनम इस बार ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगा, ये इनर्ट है, कॉपर की तरह ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगा। बात समझ में? अब इसको हमने क्या किया, एक साइड एनोड बनाया, एक साइड कैथोड बनाया। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये किस केस में होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ ध्यान मत रखिएगा, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आ रही है? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, अब पॉजिटिव चार्ज पे कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव कौन कौन है, Cl- होगा, और साथ ही साथ वाटर भी तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या देता था बच्चों, हम लोग हमेशा बताया है, ऑक्सीजन गैस। यानी कि अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो गया ना तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे, ऑक्सीजन गैस। अगर क्लोरीन अगर ऑक्सीडाइज हो गया जाके तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा नहीं है, कम है बच्चों। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, 22 नंबर वाले क्लोरीन में और 21 नंबर वाले वाटर में, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज थोड़ी ना होने जाएगा, रिड्यूस होने जाएगा। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वही ना ऑक्सीडाइज होने जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है ये, ठीक है ना, एक एक्सेप्शन है ये। कुछ एक्सेप्शन आपको केमिस्ट्री में याद रखने पड़ते हैं, लेकिन उसका भी एक्सप्लेनेशन होता है। मैं पूरा अब डीप में नहीं जाऊँगा, सिंपली आपको समझाऊँगा, आगे बढ़ूँगा, बहुत कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है। देखिए ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्लोरीन होता है 22 नंबर का, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम जाएंगे तो क्लोरीन को देखेंगे कि 22 नंबर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, और H2O क्या 21 नंबर है। अब हर बुक में अलग अलग होता है, ये नहीं सोचिएगा सर बुक में तो मेरे 22 नंबर पे दिया ही नहीं है क्लोरीन माइनस, हमने कम ही लिया है ना, हाँ 23, 24, 25 जो भी एलिमेंट लिए हैं इतने ही लिए हैं। आप बुक में जाएंगे देखेंगे बहुत लंबी सीरीज है ना, हमको जो इंपॉर्टेंट है वो ले लिए हम, उसकी नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कर दी है। तो आप ये मत याद करिएगा कि सर जो है बुक में भी ऐसे नहीं दिया है, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 7 नंबर, इस तरीके से नहीं दिया। कोई बात नहीं दिया बच्चों, हमको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना, अपने अकॉर्डिंग समझना है ना। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने दिया है उसमें कितने नंबर पे क्लोरीन है, 22 नंबर पे। कितने नंबर पर वाटर है, 21 नंबर पे। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्लोरीन का। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का। तो ऑक्सीडाइज कौन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन होता क्या है बच्चों, अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा हमें, देखिए अभी इतना ही समझिए, वाटर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्या देगा हमको, O2 देगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन गैस कहाँ मिल जाएगी हमको, एनोड पे मिल जाएगी, क्योंकि वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और एनोड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जा रहा है। अच्छा कैथोड माइनस, यहाँ पे कौन जाएगा, Na+। अभी वो एक्सेप्शन वाली बात नहीं आई है, अभी मैं समझाऊंगा उसको, ठीक है। अभी ये इतना ध्यान रखिए, सीधे इन दोनों में कंपैरिजन किया, 22 नंबर पे कौन है क्लोरीन है, 21 नंबर पे कौन है वाटर है, और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वाटर का, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये एनोड पर जाके ऑक्सीडाइज हो गया और हमको ऑक्सीजन गैस दे दिया, एनोड प्रोडक्ट ऑक्सीजन हो गया। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के नॉर्मल हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन में NaCl डालते हैं, Na+ और Cl- में टूटा तो Na+ है ना, Na+ क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। अच्छा वाटर भी कैथोड पे जाता है, लेकिन कितने नंबर वाला, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कितने नंबर वाला वाटर
कैथोड पे जाता है रिड्यूस होने 7 नंबर वाला। तो जो सोडियम है, सोडियम प्लस आयन, ये कैथोड पे जाएगा तो इसका 4 नंबर है, इसका कितना है 7 नंबर है। तो दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का ना। इस वाले केस में देखते थे रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, वो एनोड पे जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पे जाएगा। इस वाले में देखते हैं कम किसका है रिडक्शन पोटेंशियल, एंड कैथोड के केस में देखते हैं ज़्यादा किसका है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी टर्म के बाद आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में ये बैठ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, वाटर का, यानी कि वाटर ही क्या होगा कैथोड पर जाएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब रिड्यूस होकर के 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेगा और क्या बना लेगा H2 गैस, यानी कि कैथोड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा H2 गैस। एनोड प्रोडक्ट क्या हुआ ऑक्सीजन, कैथोड प्रोडक्ट क्या हुआ हाइड्रोजन। वाटर का ही क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ और हमको ऑक्सीजन गैस मिला, वाटर का ही क्या हुआ रिडक्शन हुआ और हमको क्या मिला हाइड्रोजन गैस हुआ। जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन, जब भी वाटर का रिडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। इतना आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए H2O हैज़ हाई SRP। H2O के पास क्या होता है रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है हाई होता है। इस सब पे मत जाइए बच्चों, इस सब पे एकदम कन्फ्यूजन मत होइए। ये सब चीज़ें मैं समझा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं पता करूँगी, खुद समझिए आप लोग। जितना मैं टर्म ये सब लिख रहा हूँ ना ये खुद समझ लीजिए। इतना क्रिस्टल क्लियर कर दिया अगर और उसमें चीज़ें जोड़ूंगा ना बच्चों तो आप लोग कन्फ्यूज ही होंगे। तो अगर ये सब चीज़ें भी आप समझ सकते हैं कि क्यों मैं बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा हूँ, तो आप लोग सेल्फ समझिए इस चीज़ को। बाकी मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल वे में बहुत आसान तरीके से समझा दिया। इफ़ वी टेक NaCl एक्वस कंसनट्रेटेड, देखिए मैंने कहा था ना कि एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन यहाँ क्यों नहीं मिला बच्चों, क्योंकि डाइल्यूटेड लिया है। जैसे ही हम इसको कंसनट्रेटेड करेंगे, डाइल्यूटेड का मतलब NaCl कम है पानी ज़्यादा है, अब कंसनट्रेटेड का मतलब NaCl हमने बढ़ा दिया, पानी उतना ही रखा, NaCl की मात्रा बढ़ा दी। तो अब दूसरा केस किसका ले रहे हैं हम लोग, जो हम लोग एक्सेप्शन मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले उसका। अगर हम लोग NaCl एक्वस ही लें, है ना, वहाँ भी NaCl एक्वस ले रहे थे लेकिन डाइल्यूटेड ले रहे थे, यहाँ क्या करेंगे NaCl एक्वस लेंगे लेकिन कंसनट्रेटेड ले लेंगे। वी विल फाइंड एन एक्सेप्शन टू कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट। अभी तक क्या था कि डाइल्यूटेड में हमें एनोड प्रोडक्ट क्या मिल रहा था ऑक्सीजन गैस और कैथोड प्रोडक्ट क्या मिल रहा था हाइड्रोजन गैस, लेकिन जैसे ही हमने कंसनट्रेटेड किया NaCl को वैसे ही हमारा प्रोडक्ट बदल गया। बिकॉज क्यों ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बदल जाता है, अभी क्या हुआ ये नहीं जानिए, अभी ये जानिए क्यों ऐसा हुआ कि हमारा कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट बदल गया। वी नो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन -22 and water is 21. It is very close, and we also know formation of oxygen gas is quite difficult. बात समझ में आ गई बच्चों। 2 रीज़न हमने आपको बताए। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्लोरीन का और वाटर का लगभग क्लोज है ना, 1 नंबर का बस फर्क दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना। और दूसरा रीजन हम लोग देख रहे हैं कि जो कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वो उतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो डाइल्यूटेड के केस में तो कुछ नहीं सोचना, जो हम लोग सिंपली जानते हैं, जो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर कैथोड प्रोडक्ट एंड एनोड प्रोडक्ट दे देंगे। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही हम कंसनट्रेटेड लिए NaCl, है ना, NaCl का एक्वा सोल्यूशन लिया कंसनट्रेटेड, वैसे ही क्या हुआ देखिए एनोड और कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे कौन जाएगा Cl- जा सकता है और H2O जा सकता है। पिछले केस में कौन गया था ऑक्सीडाइज होने, H2O गया था। लेकिन जैसे ही हमने कंसनट्रेटेड NaCl लिया तो अब क्या होगा, ये वाटर नहीं जाएगा। देखिए क्या होगा, पहला ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इज़ डिफिकल्ट, मतलब बनना ऑक्सीजन का उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। और SRP वैल्यू बहुत क्लोज है दोनों की, क्लोरीन माइनस की और वाटर की। जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लगभग इक्वल है, थोड़ा सा फर्क होता है बस। लेकिन इसका ऑक्सीजन का बनना इतना आसान प्रोसेस नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज़ हाई। अभी तो हमने देखा NaCl जब ज़्यादा ले लिया तो Cl- भी तो ज़्यादा रहेगा सोल्यूशन में। सो एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया, इस बार क्लोरीन गैस मिल गया, यानी Cl- कहाँ जा रहा है, एनोड पे जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, 2 Cl- ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और आपस में बंद करके क्या बन जा रहा है एनोड पे, क्लोरीन गैस मिल जा रहा है। पिछले केस में जब डाइल्यूटेड लिया था तो ऑक्सीजन गैस मिल रहा था, याद रखिएगा बच्चों। लेकिन जैसे ही कंसनट्रेटेड NaCl लिया एक्वा सोल्यूशन वैसे ही हमको क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला। बात एकदम क्लियर है। एनोड प्रोडक्ट बदल गया। अब कैथोड पे देखिए क्या होगा, कैथोड पर Na+ जाएगा या H2O जाएगा। पिछले केस में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन कैथोड पर इस बार भी H2O जाएगा और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा और कैथोड प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बदला बच्चों, एनोड प्रोडक्ट बदल गया। क्यों बदल गया, उसके 2-3 रीज़न है, उसके 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते ये रीज़न, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीज़न है।
तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन है तो क्यों है ना, क्योंकि कंसनट्रेटेड ले लिया, उसमें Cl- की आयंस की क्या थी, प्रेजेंस ज़्यादा थी और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन उतना अच्छा था नहीं। इस सब को देखते हुए क्लोरीन गैस हमको एनोड प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। ठीक है बच्चों, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, तो हम लोग का अब स्टार्ट होगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वेट देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, है ना, और मोल्स देखेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फैराडे लॉ वगैरह के बारे में समझेंगे ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब तक का क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग का 100% सफल रहा। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, है ना। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो रिवाइज़ करिए, नहीं समझ में आया तो मैसेज करिए, जैसे भी आपको समझ में आएगा मैं आप लोगों के लिए हमेशा समझाने के लिए रहूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। आप लोग बच्चों थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए अपनी तरफ से। मैं अगर 80% करूँगा तो 20% आपको भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, है ना। कोई टीचर कितना भी घोल के पिला दे बच्चों, जब तक आप सेल्फ नहीं सोचेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। बस मेरे पढ़ते दौरान आपको इमेजिनेशन करनी है। अगर जिसकी इमेजिनेशन अच्छी हो गई उसको कुछ भी समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। ये नहीं है कि बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव मेहनत करनी चाहिए, है ना। हम दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा तो उसका आउटपुट क्या मिला बच्चों, कुछ नहीं मिला। जितना पढ़िए इफेक्टिव पढ़िए, सोच सोच के पढ़िए कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है ना। जितना आप सोचेंगे ना आपका माइंड उतना ज़्यादा और ओपन होता जाएगा और आप उस चीज़ों को और अच्छे से डीप में समझ पाएंगे, है ना। जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा तुरंत चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तो मान लीजिए 60% पहले समझ में आया, दूसरी बार में थोड़ा सा और बढ़ा, तीसरी बार में मतलब रिवाइज़ करते करते वो क्या हो जाता था, 100% हो जाता था। तो एक बार में कभी भी 100% किसी को समझ में अगर आ जाता है तो समझ लिए ब्रिलियंट है। और अगर 2-3 बार में समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे हैं। और अगर 10 बार पढ़ ले रहे समझ में नहीं आ रहा तो गधे हैं, है ना। सॉरी, लेकिन सही है ये कि मतलब थोड़ा सा आप लोग रिवाइज़ करेंगे 2-3 बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो मैसेज करिए।